में हम आज इस बहस को आयोजन के की बात मेरे दिमाग में ये कैसे आया, ये भी जरा आप सोच लीजिए। झारखंड की बात अगर करें तो झारखंड में जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उसमें अधिकांश ऐसे मरीज हैं, या तो उनका मरकज से रिश्ता रहा है या फिर प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं उनमें जो संख्या जो लोग आए हैं उनमें वो प्रवृत्ति देखी गई है, वो चीज़ें आई हैं कोरोना के टेस्ट के दौरान। लेकिन झारखंड का जो मूल निवासी है वो भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करने के लिए बाहर जाते हैं, वो भी लौट रहे हैं, लेकिन उनमें कोरोना पॉजिटिव का परसेंटेज काफ़ी कम है। बिहार में भी लाखों लाख की संख्या में मजदूर आ रहे हैं। पिछले बार लगभग 2,30,000 आए थे और आज तक की अगर हम बात करें तो लगभग 2 लाख से अधिक मजदूर आ चुके हैं। इस फेज में आने वाले मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुछ ज़्यादा दिख रही है और अब ये दिखाने की भी कोशिश हो रही है कि जो मजदूर आए हैं इसी वजह से बिहार में कोरोना के मरीज की संख्या बढ़ी है। स्वाभाविक तौर पे है, पहली बार हवाई जहाज़ से आने वाले लोगों ने फैलाया, फिर मरकज वालों ने फैलाया, अब प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं वो फैला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भी कुछ कड़ी ऐसी है जिस कड़ी को लेकर प्रशासन भी खामोश रहना चाहता है, हम लोग भी उस करीब को छेड़ना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो बात कर रहे थे कि हम लॉकडाउन की वजह से फेज़ 3 में नहीं पहुंचने देंगे। जितने बीएमपी के जवान हैं बिहार के सारे फेज़ 3 के ही संक्रमित हैं। प्रवासी मजदूर भी जो हैं वो भी फेज़ 3 के ही संक्रमित हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ बड़ी बात है कि उन प्रवासी मजदूरों में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या की अगर हम बात करें तो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से फैलना चाहिए था। डॉक्टर भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि जो भारत जैसे देश में जहां गंदगी में रहने की आदत है, कुपोषण का माहौल, कुपोषित होने के बावजूद भी कुछ फूड चेन ऐसा है जिस वजह से उनके अंदर रोग की प्रतिरोधक क्षमता बनी हुई है और इसी वजह से हमारे देश में जो मौत का दर है वो काफ़ी कम है। तो आखिर हमारा फूड चेन वो क्या फूड चेन है जिस वजह से हम आज भी कोरोना जैसे महामारी से अपने आप को बचा ले रहे हैं, जब जहाँ की कोई सिस्टम नहीं है। अगर जिस कोरोना से अमेरिका फेस कर रहा है, इटली जिस दौर से गुजरा है, रूस जिस दौर से गुजर रहा है, चाइना जिस दौर से बाहर निकला है, अगर उस तरह का कोरोना का इम्पैक्ट अगर इस देश में होता तो अभी करोड़ों में मौत हो जाती। लेकिन वो उस तरीके का प्रभाव नहीं रहा और उस प्रभाव नहीं रहने की वजह भी डॉक्टर मान रहे हैं कि यहाँ के लोगों में जो प्रतिरोधक क्षमता है बीमारियों से लड़ने का वो इन सब कंट्री से थोड़ा बेहतर है, जबकि वो विदेश के लोग ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से भोजन भी करते हैं, कितना कैलोरी उनको भोजन लेना चाहिए उस पर भी वो जोर देते हैं। डॉक्टर भी उनका इसी आधार पर ट्रीटमेंट भी करता है। लेकिन सबके बावजूद भी हमारे यहाँ के आदिवासी मूल निवासी या मजदूर कोरोना जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? याद करिए सुनामी आया था, आपने जब अंडमान निकोबार के बारे में चर्चा होती है तो काफ़ी लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वहाँ का जो मूल निवासी है, जो आदिवासी से भी एक जनरेशन पीछे का मूल निवासी है, वो मतलब उन्हें उसका खतरा का एहसास 1 सप्ताह पहले हो चुका था और वो तमाम जो लोग थे वो समुद्री तट छोड़ के काफ़ी अंदर जंगल में चले गए थे। तो जो हमारे आपसे 2 पीढ़ी पीछे के हैं वो हाल के दिनों में एक विदेशी सेनानी वहाँ चले गए तो उसकी हत्या उन्होंने कर दी थी। वो उनके प्रवेश क्षेत्र में कैसे चले गए। सरकार की भी कोशिश रहती है कि वो जो मूल निवासी उस अंडमान निकोबार का है उनके जीवन में छेड़छाड़ नहीं करे और वो आज हमसे ज़्यादा साइंटिफिक है कि सुनामी जैसे कहर को, भूकंप जैसे कहर को, कोरोना जैसे कहर को से अपने आप को वो बचा ले पा रहे हैं, उन्हें उनका आभास कैसे हो जा रहा है। इन सब चीज़ों को समझते हुए हमने ये आज ये बहस रखा है, अब घर लौट चले। जी हाँ, मतलब पिज़्ज़ा बर्गर से आप बाहर निकलिए और घर के किचन की तरफ बढ़िए। जो दादी अम्मा नानी अम्मा का जो एक जीवन स्टाइल था उस जीवन स्टाइल को अपनाइए। हमें लगता है कि आज के लिए बेहतर वही है, नहीं तो जिस तरीके से हम लोग घर में बंद हैं कोरोना के महामारी को लेकर,
आने वाले समय में जब तक इसका वैक्सीन नहीं होता है तो रोकना मुश्किल है। कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए, कहने को है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना को लेकर साथ जीने की बात है, इसमें इंडिविजुअल आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एड्स में हुआ कि भाई आप परहेज कीजिए, आप वैसे जगह पर रिश्ते नहीं बनाइए तो आप एड्स से बच सकते हैं। एड्स को आपने रोक भी लिया, हालांकि अभी भी उसकी कोई दवा नहीं निकली है, लेकिन जो महामारी का रूप धारण किया था वो काफ़ी कंट्रोल हो गया। चीज़ें प्रिकॉशन, क्योंकि वो इंडिविजुअली चीज़ें, तो आप खुद अपने आप पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो उन चीज़ों से आप बच सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और है, ये किसके अंदर कोरोना है ये समझना मुश्किल है। और आज भी बिहार में जो एक डेथ हुआ है उसकी भी वजह यही कि पीएमसीएच में वो इलाज कराने आई, कोरोना का वो मरीज नहीं थे, लेकिन उनका वो कमज़ोर थी, कैंसर से पीड़ित थी, उनके अंदर में प्रतिरोधक क्षमता कम था, वो संक्रमित हो गई और उनकी मौत हो गई। चलिए अब इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो आदिवासी फूड से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उस फूड को लेकर आप रांची में जाएंगे तो एक आदिवासी फूड का एक अलग चेन, आप होटल भी, आप छोटा सा होटल, उसको होटल नहीं कह सकते हैं, घर में ही लोग बना के खिलाते हैं, वहाँ उन तमाम जो हमारे जड़ी बूटी, उसको आप नहीं कह, मसाला में किस मसाला के किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन से आदिवासी फूड में पहले वो इस्तेमाल करते थे, खाना पकाने में क्या क्या सावधानी बरतते थे, किस तरह के साग वो खाना पसंद करते हैं, उस पर हालांकि अपने देश में रिसर्च काफ़ी कम हुआ है। हमारा अपना आयुर्वेद जिस पर बहुत सारी रिसर्च उस पर काम बंद है। हम भी एलोपैथ की तरफ आंख बंद करके उसको ही अपना रहे हैं। आज पूरे देश लेवल पर कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ हम एलोपैथ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपनी मतलब बीमारियों से लड़ने का जो एक शास्त्र रहा है आयुर्वेद, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। योगा, उस पर कभी चर्चा नहीं होती कि आखिर क्या वजह। पूरी दुनिया आज हमारे इसी चीज़ों को लेकर रिसर्च कर रही है, आगे बढ़ रही है कि जिस पर कैसे हम इसका इस्तेमाल करें, लेकिन हम इस पर नहीं सोचते। स्वदेशी सरकार होने के बावजूद भी, हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार भी जो योग संस्कृत पर अपने आप को मानती है कि हम इस विचारधारा को मानने वाले हैं, वो भी इससे बचते हैं। तो चलिए हमारे साथ रांची से इस वक्त चर्चा करने के लिए इस पर खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ज़रा उनसे हम बात करना चाहेंगे और जानने की कोशिश करें। हमारे साथ रतन तिर्की जी हैं। रतन तिर्की जी नमस्कार। हाँ, इस कार्यक्रम को करने की एक वजह ये रही कि हम अपने जो पौराणिक परंपराएं रही हैं या जो फूड चेंज रहा है, वो आज के संदर्भ में उसकी महत्ता बढ़ गई है। बर्गर पिज़्ज़ा हम खाते खाते आज जो बर्गर पिज़्ज़ा वाले हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कोरोना जैसे बीमारी को लेकर। लेकिन आज हम जो परंपरागत रूप से जो चीज़ें खा रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे अंदर जो रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बनाए रखा हुआ है। तो ज़रा इस संदर्भ में हम आपसे भी राय लेना चाहेंगे, आपसे भी इस पर जानकारी चाहेंगे कि जो आदिवासी फूड उसमें ऐसा क्या है, क्योंकि उस पर अभी भी उस तरीके से काम नहीं हो रहा है, लेकिन आपने उस पर विस्तृत काम किया है। तो ऐसा क्या है जिस वजह से आदिवासियों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहती है? धन्यवाद। सुंदर विश्लेषण आपने किया और बहुत अच्छे तरीके से आपने कोरोना के विषय पर जो अपनी बातें रखी, उसमें दो चीज, चूंकि ये सीधे झारखंड के जीवन शैली से जुड़े हुए सवाल आज कोरोना को लेकर आपने किया। सर्वप्रथम तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि ये हम लोग जो झारखंड के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, हम लोग 710 फीट समुद्र तल से ऊपर हम लोग रहते हैं और ये घने जंगलों से आच्छादित क्षेत्र है जहाँ की आबोहवा बहुत सुंदर है, साल के वृक्ष हैं और सीधे साधे लोग यहाँ नदियों का, दाड़ी का और तालाबों में रहने वाली जो मछलियाँ हैं, जो उनका जो सेवन जीवन शैली है उसके आधार पर वो जीते हैं। उनकी अपनी एक शैली है जीने की। तो इन सारे यदा कदा हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी बीमारियां जैसे दस्त है, बुखार है, इस सब का वो सीधा उपचार, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास वो दवाई की या फिर कुछ डॉक्टरों के पास उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो कोरोना आई, कोरोना से जब ये बात सामने आई तो पूरे देश में इसकी चहल पहल हुई
लेकिन हम अगर दराज के गांव में जाएंगे तो आज भी हमारा झारखंड का ऐसा बहुत सा गांव है जंगल के बीच में, वो कोरोना को जानता नहीं है कि कोरोना है क्या। और जो सामाजिक दूरी है, जो शारीरिक दूरी है, वो तो पहले से वो जो कॉन्सेप्ट सरकार ने लाया कि दूरियां बनाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये आदिवासी समाज में बहुत पहले से चलता आ रहा है। और ये दूरी की जो बात हो रही है, वो उनके अंदर जो शक्तियां हैं, उनके अंदर जो बीमारी से लड़ने के लिए जो शक्ति रोधक ताकतें हैं, वो बहुत सक्रिय, उनका ह्यूमनाइज जो है वो ताकत बहुत ताकतवर है, इसलिए कि वो जंगल के कंदमूल खाते हैं, वो साग खाते हैं, वो तरह तरह के उनके अंदर जो फूड हैबिटेट है, जो ट्राइबल फूड हैबिटेट है, उनका वो लगातार सेवन करते रहते हैं। और भारत सरकार ने इन सारे ये को मान्यता भी दिया है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो एलोपैथी से कहीं ज्यादा उसमें लड़ने की ताकतें हैं। कुछ ऐसी दवाई, साग हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं, कुछ ऐसे फल हैं जो गांव में होते हैं, उनको खाने से ही हम आदिवासियों के बीच में या झारखंड के जो गांव के लोग हैं, जंगलों में रहने वाले हैं, उनके अंदर ताकत मिलता है। तो ऐसी जो बीमारियां, क्योंकि कोरोना तो टच बीमारी है, वो टच होगा, शरीर से छूने वाली बीमारी है, ये हवा में तो है नहीं। तो ये जो है उनको कंदमूल खाने वाले जो लोग हैं, साग फल खाने वाले, उनके अंदर बहुत ताकत एक मिलता है, इम्यूनाइज जो होती है जिसको हम बोलते हैं, उससे वो सीधा संबंधित रहता है। तो इस कारण से भी कोरोना का बहुत ज़्यादा असर दूर दराज जंगलों के जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, इंटीरियर विलेज हैं, उनके अंदर देखिए, अब जैसे लोहरदगा हुआ, गुमला हुआ, सिमडेगा हुआ, चाईबासा हुआ, ये इन सब में माने असर है, दिखता ही नहीं है। लोग हैं, अभी तो जागरूकता आ रही है और लोग देख रहे हैं कि उनको बताया भी जा रहा है कि भाई इससे बचना है। लेकिन आप देखिएगा कि गांव के में एक जो पुराना साबुन है ना, जो नीम के ये से बनता है, और उसके बाद करंज का जो तेल होता है उससे बनता है, ये एक इतना ये जो है कारगर भी है, तेल है, जिसको हाथ में लगाने से कोई भी ये बीमारी आपको धरेगी नहीं, मच्छर नहीं काटता है। अब वहाँ साल के जंगलों में एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाल को लोग लगा लेते हैं तो मच्छर वहाँ नहीं है। तो ये जो ताकतवर जो प्राकृतिक देन है, जो प्रकृति से सीधा उनको जो मिला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र में। इस कारण भी यहाँ पर कोरोना जैसी बीमारी जो है, जो अभी भयावह रूप ली है, इसका असर गांव सब में दिखता नहीं है। रही बात जो प्रवासी मजदूर जो यहाँ आ रहे हैं, उनके अंदर भी देखिए, जितने यहाँ आ रहे हैं उनको यहाँ पहले थर्मो हीटर से उनको जांच हो रहा है। और गांव के लोग इतने अभी हैं कि जो शहर से जो सटा हुआ जो हमारा क्षेत्र है, उसमें गांव के लोग बहुत सावधानी बरत रहे हैं। और उनको अभी ऐसा नहीं कि उसका सामाजिक बहिष्कार हो रहा, वो उनको स्वीकार करेंगे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये जनाब फूड हैबिट के बारे में बात करना चाहते हैं कि उनका सुबह का क्या फूड हैबिट है, दोपहर का क्या है, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। वो उनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हम आज के इस चर्चा के सहारे हम आज जो जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके से हम होटल के को लेकर बात कर रहे हैं, खान पान में जो मसाला या फिर तेल वगैरह का जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, उन सब चीज़ों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं एक हेल्दी फूड के सहारे। तो उस आदिवासी के उस फूड को हम समझना चाहते हैं कि उसमें खास क्या है। देखिए, एक तो जो हम जिसको मड़ुआ बोलते हैं, मड़ुआ हमारे अभी वो बहुत प्रचलित है। गांव में मड़ुए की रोटी खाते, उसमें भी रोग प्रतिरोधक बहुत ताकत है उसमें। वो सीधा वो आपको प्रोटीन देता है, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। हमारे पास कांदे का साग होता है, हमारे पास चाकुड़ का साग होता है, जिसको हम माड़ से, भात से जो माड़ निकलता है उससे सीधे ये करते हैं, वो एक हमारा है। और जो हमारे पास डोरी के जो तेल होते हैं उसमें भी ताकत बहुत है। डोरी के तेल से हम सब्जियां पकाते हैं, डोरी के तेल से हम मालिश भी करते हैं, करंज के तेल से भी हम मालिश करते हैं। तो ये सब जो है, जो साग का जो यहाँ प्रचलन है इन क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, ये भी हम लोगों को
ये बहुत ताकत देता है। दूसरी एक बड़ी बात है कि जो चावल खाते हैं वो सीधा एक तो सीधा एक चावल, दूसरा गोड़ा धान है, उसमें भी हम जो चावल बनता है उससे भी बहुत ताकत होता है। तो ये जो है छोटे छोटे गुलर के फूल है, जो गुलर का ये है, क्योंद है, कटहल है, ये जो हम लोग लगातार ये करते आ रहे हैं, तो इसके चलते भी ऐसे जो फूड हैबिटेट्स हमारा जो बना हुआ है, जो आदिकाल से चलता आ रहा है, ये हमको लड़ने का ताकत सीधा देता है। तो इन सब कारणों से भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमको सीधे मुकाबले करने के लिए खड़े रखती है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि अगर आने वाले समय में इस आदिवासी फूड को और आम लोगों तक इनका प्रचलन बढ़े, क्योंकि अब इस पर लोग सोचना शुरू करेंगे, जो अभी तक समझिए कि लंबे अंतराल तक ये विषय ही नहीं रहा एक मनुष्य के जीवन में। फूड चेन भी या फूड का जो अपना एक ये है उसमें बदलाव करें या फिर उस पर सोचें। तो अगर मान लीजिए कि सोसाइटी इस और बढ़ती है कि जो आदिवासी समाज में जो बेहतर चीज़ें हैं उनको हम अपने फूड चेन में शामिल करें, दूसरे जो समूह के लोग हैं उनको हम इस फूड चेन से जोड़ें, तो इतनी बड़े आबादी के लिए ये जिस साग की आप बात करें, हालांकि मरुआ उत्तर बिहार में भी बड़ी आबादी लोग करते थे, लेकिन माना यह जाता था कि ये गरीबों का अनाज है। मरुआ को लेकर कंसेप्ट ये भी था। हम लोगों का मिथिलांचल में ननिहाल है, हम लोग के इलाके में जब गर्मी छुट्टी के समय जाते थे, इसी दौरान अभी मरुआ की कटाई होती थी, तो कभी कभी मरुआ की रोटी खाने का मौका अवसर भी मिला है। लेकिन माना यह जाता था कि ये गरीबों का फूड है, मतलब गरीब खाते हैं मरुआ, मतलब कोई किसान, बड़े किसान, और न मरुआ को वो कीमत मिलता है किसानों को, तो किसान भी अनमनस्क तरीके से ही कुछ नहीं हो रहा तो चलिए मरुआ की खेती कर देते हैं। लेकिन मरुआ में अगर इस तरह का पौष्टिक चीज़ें हैं, उसमें क्या खास है, जरा ये अगर कभी आप उस पर काम किए हो, ये चीज़ें भी सामने आने चाहिए। क्या मक्का की रोटी और सरसों की साग तो पंजाबी भाइयों का ये फूड है, लेकिन उस चीज़ों को हम लोग भी अब मकई की रोटी के साथ खाने की कोशिश के, लेकिन जहाँ ये बहुतायत मात्रा में जहाँ इसकी उपज होती है उन इलाकों में इसको लेकर एक अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो वो मरुआ के इसमें अनाज में क्या खास है, क्योंकि उपज बहुत अच्छा होता है। जो ज़मीन, हमें याद है कि जिस ज़मीन में आपको ये बंजर भूमि है, आप मरुआ की खेती करिए तो वो बंजर का जो भूमि जो है सो 2-3 फसल बाद उपजाऊ हो जाता है। ये चीज़ें रही हैं। और जहाँ कहीं कोई फसल ना हो, मरुआ, पानी हो चाहे नहीं हो, बारिश का मौसम हो, सुखाड़ हो, कुछ भी हो, मरुआ की खेती में मरुआ की उपज हो ही जाती थी। तो ये फूड चेन पर कभी आप लोगों ने काम किया कि मरुआ के अंदर में क्या खास है जो गेहूं में नहीं है? देखिए, एक तो हम लोग इस पर पहले इस पर लोग ध्यान देते नहीं थे, और इस पर जब से शोध होना शुरू किया तो लोगों ने पाया कि गर्भवती महिलाएं जो होती है, जो उनको ये बहुत लाभदायक साबित होता रहा है। दूसरा, इसके कई जो प्रकार होते हैं, इसमें तो एक ये होता है कि रोगों से लड़ने का सीधा संबंध है। दूसरे, कई प्रकार से इसको लोग खाते हैं। इसको छिलके की रोटी के में भी खाते हैं, और इसको पीठा के रूप में भी बनाते हैं, और थपड़ी रोटी के रूप में भी इनको बनाते हैं। तो जो इसमें सीधा अगर हम लोग जाएं तो इसमें ये पाया गया है कि रोग से लड़ने की जो क्षमता है, और इसमें जो प्रोटीन के सारे गुण इसमें पाए जाते हैं, उसको लेके कई बार शोध भी हुए, और शोध होने के बाद कई जगह इसको डेमो में भी लाया गया, कई बार फूड मेला भी लगाया गया, और उसमें मड़ुए को बहुत महत्व दिया गया। कई स्वयंसेवी संस्थानों ने और डॉक्टर ने भी इसके गुण की व्याख्या बहुत तरीके से किया, और इसमें यह बताने की कोशिश की गई कि हाँ, इसके सहारे ये जीवकोपार्जन का भी है साधन है। दूसरा कि जो स्वास्थ्य के हिसाब से ये मड़ुआ जो है हमारे न सिर्फ आदिवासी समाज के लिए बल्कि पूरे लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, और इस पर हम लोग अभी और भी कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने कई जगह गांव में गेहूं के बाद जो है तो टाण में हम लोग करते हैं, 2 नंबर टाण में इसकी खेती होती है।
तो हम लोगों ने कई जगह इसको प्रचार किया है कि इसकी खेती हो, और कृषि विभाग को भी कई पदाधिकारियों को हम लोगों ने इसके एजेंडे में शामिल कराया है कि मड़ुआ की खेती की ओर लोगों को प्रमोट किया जाए, उनको बताया जाए। और ये धीरे धीरे हमारे झारखंड में पहले तो होता ही था, लेकिन अन्य समाज के बीच में भी इसके जो गुण हैं उसका प्रचार प्रसार बहुत जोरों से है। और हम लोग जब भी हम लोग फूड जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन चीज़ों को समझना चाहते थे। अब हमारे साथ डॉक्टर तेजस्वी जी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन ये जो मरुआ को लेकर जो बातें हो रही हैं, ये उत्तर बिहार का जो मिथिलांचल का इलाका है, ऐसे लोग बड़ी आबादी में मरुआ की खेती होती थी। आज आंगनबाड़ी के सहारे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार मिले, उसके लिए अब दवा दिया जा रहा है, अलग अलग तरह के फूड दिए जा रहे हैं। तो आखिर वाकई में मरुआ में अगर इस तरह की ताकत है तो इस पर सोचने की जरूरत है। इस तरह के कई ऐसे फूड हैं जिसको अगर हम अपने जीवन शैली से जोड़ते हैं, जिन्हें कहा जाता था कि ये गरीबों का भोजन है, जबकि अब चर्चा आ रही है कि मरुआ में सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को जो बाहर से जो आयरन और कैल्शियम लेने की जरूरत पड़ती है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं हमारा जो ट्रेडिशनल फूड रहा है या जो ट्रेडिशनल जीवन शैली रही है, आज कोरोना से फाइट करने में वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि आज उसकी चर्चाएं हो रही है कि वो एक हमारे बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता इस तरीके से डेवलप कर रहा है कि हम कोरोना जैसे बीमारी से भी अपने आप को बचा पा रहे हैं। पूरे दुनिया के सामने भारत के इन जो फूड हैबिट हैं उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ दिवाकर तेजस्वी जी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, ये अभी हम चर्चा ये कर रहे थे कि जो आदिवासी समाज है या जो मजदूर ही लीजिए, जितनी बड़ी संख्या आबादी में मजदूर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें या फिर हम बात करें जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनकी मौत का मोर्टेलिटी रेट की बात करें, तो दुनिया के सामने और भारत में जो जिस तरीके से मरीजों की संख्या आ रही है, सबसे ज़्यादा रिकवर करने का रेट भी भारत का है, मौत भी बहुत सबसे कम भारत में हो रहा है। तो इसकी क्या वजह आपको लगता है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारणों का पता लगाया जा रहा है, विश्लेषण अभी किया जा रहा है। उसमें प्रमुखता से जो कारण अभी सामने आ रहे हैं उसमें ये देखा गया कि हमारे भारतीय परिवेश में 2-3 चीज़ें इतर हुई जो विश्व के अन्य देशों से अलग दिखती हैं। उसमें सबसे पहला यूनिवर्सल BCG वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए, टीबी से बचने के बच्चों का मास लेवल पे वैक्सीनेशन आज के दिन भी हो रहा है। और बहुत सारे रिसर्च ऐसे हुए हैं जो रैंडम अभी रिसर्च नहीं कहेंगे, डबल ब्लाइंड उसको रिसर्च नहीं कहेंगे, लेकिन जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज अभी तक जो रिसर्च आई है बड़े बड़े जर्नल में, उसमें यही देख कर के आया है कि जिन स्थानों पर BCG का वैक्सीनेशन हुआ है वहां पर इस वायरस का वायरुलेंस या पैथोजेनिसिटी या इम्पैक्ट पहुंचाने का असर कुछ कम रहा है। दूसरी चीज जो देखी जा रही है, जो इस वायरस के अगेंस्ट जो डिजीज के लिए दवाइयां चल रही हैं उसमें एंटी मलेरियल दवाइयां भी प्रयोग में आ रही हैं। और ऐसा रिसर्च देखा गया कि जहां मलेरियल एंडेमिक एरिया है, जहां की प्रतिरोधक क्षमता मलेरिया के अगेंस्ट पॉपुलेशन में है, वहां भी इसके इम्पैक्ट कम देखे गए हैं। और इसके साथ साथ भारतीय टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो हमारी रहती है उसके अंदर भी थोड़ी सी अन्य ठंडे प्रदेशों के अनुपात में थोड़ी सी अंतर है। और ये लैब में भी जब देखा गया कि वायरस का मल्टीप्लिकेशन लैब के अंदर सेल कल्चर में मल्टीप्लाई करा करके देखा जाए आर्टिफिशियल कंडीशन में, तो प्रति 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से वायरस का मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन 10% से कम होता था। लेकिन ये आर्टिफिशियल कल्चर में एक स्टैंडर्ड कंडीशन में थी, न कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में ये रिसर्च हुआ। तो ये सब जब रिसर्च मिला करके सामने आए, उसमें ये देखा गया कि भारतीय जो हमारे टेम्परेचर, जो हमारे डिजीज़ प्रोफाइल पहले से रही है, जितनी इम्यूनिटी विभिन्न तरह की बीमारियों से हमारे में है, उस कारण से, और यह भी देखा गया कि इसकी इस पर्टिकुलर वायरस के पैथोजेनिसिटी उसमें कम देखी गई, और इसलिए ऐसा महसूस किया जा रहा है कि मृत्यु दर यहाँ कम है। और बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल स्टडी में ये प्रूव हुआ है, लेकिन अभी इस पर फर्दर रिसर्च करनी अभी बाकी है और रिसर्च हो रही है। सब ये भी चीज़ें सामने आ रही कि जो मेरा फूड हैबिट है या फिर जिस तरीके की चीज़ें जो परंपरागत चीज़ें जो हमसे छूटती चली जा रही हैं, ग्रामीण इलाकों में जो लोग उस तरीके के या मजदूर की या आदिवासी, मतलब अभी तक जितने पॉजिटिव केस झारखंड में आए हैं
संयोग से उसमें आदिवासी नहीं के बराबर है, मतलब आदिवासी इससे बचे हुए हैं। उनका मानना है कि हम लोगों का जो फूड चेन है या हम लोग जिस तरीके से खाना खाते हैं उससे हम लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं काफ़ी मजबूत हैं। एक वजह ये भी माना जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो भारतीय खान पान का जो तरीका है वो भी एक बड़ी वजह है कि हम अपने आप को, क्योंकि बाकी चाइना हो या फिर रसिया हो, फिर अमेरिका हो या इटली, यूरोप, जहाँ कहीं भी देखें जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें ये भी चीज़ें सामने आ रही कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी एक बड़ी वजह है। तो आपको लगता है कि यो फूड चेन भी आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा कि भारतीय फूड चेन में क्या उसको हम किस तरीके से उस पर अध्ययन हो सके? जी, निश्चित तौर पे ये जो नई बीमारी आई है नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19, ये विश्व में बहुत चीज़ों को पुनः परिभाषित करने की क्षमता वाला वायरस आया है और विश्व के स्ट्रक्चर को, जो विश्व के जो रैंकिंग है उसको भी चेंज करेगा और बहुत लाइफ स्टाइल में मूलभूत परिवर्तन करेगा। इसमें भारतीय संस्कृति और संस्कार जो हमारे थे उसकी पुनः से एक स्थापित, आप समझे कि इस वायरस के कारण से उसकी सत्यापन पूरे विश्व स्तर पर हो रही है कि वो एक सर्वश्रेष्ठ संस्कार थे, वह सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जिसमें कि आप देखेंगे भारतीय परिवेश के अंदर में विभिन्न तरह के जो कम्युनिटी रहती है उसमें जैन लोग पहले से मास्क लगाने की विभिन्न कारणों से प्रयोग करते रहे हैं, जिससे कि कोई कीड़ा मकोड़ा को अनायास मुंह के अंदर ना चला जाए, उसकी मृत्यु न हो जाए। और हमारे जो सिस्टम रहे हैं पहले से, घर के अंदर जाने के पहले बाहर में चप्पल जूता खोल लिया जाए और जाने के जस्ट पहले अंदर घुसते के साथ पैर धोया जाए, हाथ धोया जाए, चेहरा साफ किया जाए और तब आप अंदर जाते हैं। तो इन सबों की पुष्टि हो रही है कि उससे भी हम लोग अपने इन्फेक्शन को साफ करते हैं, फिर जाते हैं कि बाहर से कोई इन्फेक्शन तो नहीं आए, जूते चप्पल पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं आए। तो हमारे यहाँ प्रवेश जूते चप्पल का नहीं होता और जाते के साथ आप अपना पैर हाथ सब साफ करते हैं। ये भी संस्कृति का एक पार्ट था जो कि बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। साथ साथ आज के दिन में जो भारतीय जो आहार आप बोल रहे हैं, जो फूड बोल रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस पर्टिकुलर इस बीमारी के लिए। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना जरूरी ही है इससे बचने के लिए, इसके प्रतिरोध में अपने को मजबूत करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम अपनी ही संस्कृति और अपने ही फूड के जो सिस्टम थे उसको भूल करके जो पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य फूड का जो सिस्टम है उसको अपनाने के कारण से हो रहा है। आज के दिन में देखेंगे जितने क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं, आपका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ये सब का मूल जड़ एक हमारे खाने में मूलभूत परिवर्तन जो हाल के 15, 20, 25 वर्षों में हुआ है वो है, जिसमें जंक फूड का प्रचलन बहुत कॉमनली हो रहा है, बच्चों में ओबेसिटी हो रही है और एम्प्टी कैलोरी का जो शरीर में जा रहा है, जो भारतीय बॉडी उस तरह के फूड आइटम के लिए परिपक्व नहीं थे। और इस कारण से एक स्टडी हुई अमेरिका में जिसमें भारतीय मूल के लोग और अमेरिकन कॉकेशियन लोग दोनों के भीतर एक जंक फूड के बाद देखा गया, तो वो देखा गया कि अमेरिकन में उतनी खतरा कार्डियोवैस्कुलर की या डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की नहीं है और भारतीयों में बहुत ज़्यादा उसे अमेरिकन नेटिव से कम 10 गुना ज़्यादा खतरा हार्ट प्रॉब्लम की हो जाती है, क्योंकि हमारा फूड सिस्टम उस तरह के फूड सिस्टम, हमारा बॉडी का सिस्टम उस तरह के एंजाइम सिस्टम, उस तरह का पाचन प्रक्रिया नहीं थी जो जंक फूड को एसिमिलेट करे और जंक फूड को खाए। तो हमारा फूड पर अब पुनः पाश्चात्य देशों की शोध भी चल रही है, जिसमें कि हमारा जो रॉ फूड था, जो हमारा अनप्रोसेस्ड फूड था, चावल है, दाल है, आप अभी मड़ुआ की बात कर रहे थे, मड़ुआ में फाइबर बहुत ज़्यादा होती है, 20-25% फाइबर है और फाइब्रस फ्रूट जो भी अन्न होते हैं वो खाने से पेट साफ रहता है, कब्जियत नहीं होती है, पेट की बहुत सारी बीमारियां साफ होती हैं। जो मड़ुआ है उसमें कैल्शियम की मात्रा प्रचुर में है, पोटाशियम की मात्रा प्रचुर में है, जिससे कि हड्डियां मजबूत होती हैं। हाँ, आयरन उसमें उतना ज़्यादा नहीं है, तो और सब सप्लीमेंट होकर के आयरन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। सारे फूड चेन जो हमारे अनप्रोसेस्ड फूड हुआ करते थे, जिसमें कि चिकनाई कम होती थी और जिसमें कि फाइबर ज़्यादा होते थे, वो शरीर के लिए अति उत्तम होते थे। और ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, फल, अनप्रोसेस्ड जो धान है, गेहूं है, मड़ुआ है, रागी, जो इस तरह के कोर्स ग्रेन्स होते थे हमारे यहाँ, वो आज
शरीर के लिए सबसे उत्तम पाए गए हैं। अभी भी रिसर्च इन सबों पर चलती है। और आज के दिन में आप बताएंगे जो पहले हम लोग खाते थे लाल चावल आता था, उसना चावल कहते हैं, जिसमें कि प्रोसेसिंग नहीं होती थी, तो उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अधिक होती थी। फिर पाश्चात्य देशों के देख रेख में उसमें मिलावटें आने लगी, उसमें पॉलिश होने लगा, उसको छटैया होने लगा, उसमें महक आने लगे, उसमें आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर सब दे करके उसको सुगंधित बनाने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ उसमें गैस्ट्रिक और सारी समस्या का भी समावेश होना शुरू हुआ। फिर पुनः हम लोग उसना चावल पे आ रहे हैं। आप जाएंगे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल में कहीं भी, तो अलग से अब उसना चावल का भी एक टेबल लगा रहता है, और उस प्रोसेस्ड राइस जो महक वाली चावल होती है उसकी भी एक टेबल लगी रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग की भीड़ अब उसना चावल वाले पे जा रही है। तो पुनः सवाल आपसे मेरा रहेगा, एक आखिरी सवाल आपसे है कि केरल में जैसे बात करिए कि जो इस आपदा का सबसे पहला मरीज केरल में हुआ और आज सबसे पहले वो अपने आप को संभालने में कामयाब भी हुए। चर्चा हो रही थी, केरल के कई पत्रकारों से भी हम लाइव इसी तरीके से बात कर रहे थे, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात हो रही थी। तो केरल में गर्म पानी पीना, मतलब फ्रिज का पानी पीने की परंपरा ही नहीं है। लोग गर्म पानी पीते, उनका फूड हैबिट में है, शामिल है कि गर्म पानी हमको पीना है। मसाले में भी जिन जिन मसालों की चर्चा आप कर रहे हैं, वो मसाला वो पहले से खाते आ रहे हैं। तो वो उनका कहना, उनके जो रिसर्च के जो टीम थे उनका कहना था कि एक बड़ी वजह हम जैसे हल्दी का सेवन करना, बाकी जो मसाला हमारे यहाँ हैं, उससे उसका एक प्रभाव पड़ा और जल्द रिकवर होने में वो मेरा जो फूड चेन था वो भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई है। जी, बात पे कहीं सत्यता है। और इसके साथ साथ केरला के साथ एक विशेष चीजें थी कि निपा वायरस 2019 में वहां निपा वायरस का अटैक हुआ था, और वे लोग इस तरह के एपिडेमिक के लिए अपने को निपा वायरस को से लड़ करके उसे बहुत कम समय में कंट्रोल कर लिए थे। और उनके पास पीपीई किट के बारे में जानकारी थी, उसके पास कैसे इस तरह के एपिडेमिक से हमें लड़ना है उसके बारे में जानकारी थी। उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुदृढ़ है। और साथ ही साथ जो इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, जैसे धूप है, प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलता है, जिंक है, विटामिन सी है, ये सब की प्रचुरता जो जरूर से इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, इसकी भी तय है। और जो भोजन जितना भी अनप्रोसेस्ड और जितना बढ़िया भोजन खाएंगे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला, वो निश्चित तौर पे इस बीमारी को लड़ने में शरीर को क्षमता देता है, लड़ने की ताकत देता है। और केरला ने बहुत इफिशिएंटली निपा वायरस से जिस तरह से अपने को बचाया, निपा वायरस के फैलने से बचाया, उसको सेम मॉडल को रेप्लिकेट करते हुए बहुत तेजी से कंटेनमेंट एरिया और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसके साथ साथ पूरे वार फुटिंग पे सारे कार्य के लिए टेस्टिंग की, और आज वो सक्सेसफुल हुआ है इस बीमारी को कंटेन करने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एक कीमती वक्त दिया। अभी आप पेशेंट को भी देख रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सीधे रांची और जमशेदपुर चलेंगे, जहां दो हमारे मेहमान जो आदिवासी के फूड पे भी रिसर्च कर रहे हैं, आदिवासी संस्कृति पर भी रिसर्च कर रहे हैं, हम सीधा उनके पास चलेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम सीधे चलते हैं, हमारे साथ रांची से प्रभाकर त्रिकी जी जुड़े हुए हैं और मिंज जमशेदपुर से जुड़े हैं। हम मिंज साहिबा के पास ही चलते हैं, वो प्रोफेसर हैं वहाँ पे। जरा हम ये जानना चाहेंगे कि आदिवासी संस्कृति को लेकर, या अभी कोरोना वायरस के बाद कई तरह की चीज़ों पर चर्चा हो रही है पूरे देश स्तर पर भी, दुनिया में भी, कि कुछ परंपरागत ऐसी जीवन शैली हैं, उन पर शोध की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से हम अपने आप को इस तरह के महामारी से लड़ने की कैपेसिटी डेवलप करते हैं। क्योंकि अब आने वाले समय में इस तरह के वायरस का इस्तेमाल हो भी सकता है, और अगर वाकई में इस चाइना ने इस वायरस को फैलाया है तो फिर एक अलग तरह की चीज़ें भी सामने आएंगी। तो आप ये आदिवासी संस्कृति को लेकर कुछ खास ऐसी चीज़ें हो जिनको आदिवासी समाज से बाहर भी जो लोग रह रहे हैं वो उनको अपनाए, इस तरह के बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, या फिर जीवन शैली में हम उन चीज़ों को कैसे ग्रहण करते, क्या कुछ खास आपको ऐसा लगता है जो उस समाज से बाहर के जो समाज है उनको फॉलो करना चाहिए? जी सर, जहाँ तक है प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं आदिवासी समाज के लोग, और रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ से प्राप्त जो भी खाद्य पदार्थ हैं, फल से, अनाज से और विभिन्न प्रकार के दवाओं का प्रयोग करने से
जो प्रतिरोधक क्षमता का जो शारीरिक क्षमता है आदिवासियों का, इसको कायम रखने के लिए अपने रहन सहन और भोजन की जो आदतें हैं उसे सुधारनी होगी, क्योंकि हम आधुनिक सभ्यता के मार में आगे झुक जाते हैं और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों फास्ट फूड का जो प्रयोग करते हैं, यही हमारे लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता को घटाने का कारण है। आदिवासी समाज भी इससे अछूते नहीं है। शहरों में ये सब चीज़ें मिलती ही हैं, किंतु अब देहातों तक इसकी पहुंच हो गई है। लोग चाउमीन, फास्ट फूड, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं शहर से गांव तक भी पहुंच रहे हैं, तो इन सब से जो रोग क्षमता इनकी घट रही है। और विशेषकर जो नशा है सर, जो झारखंड के लोगों को बहुत अधिक प्रति उनके क्षमता में ये एक कारण कम होने का कारण है। इसलिए इस पर गवर्नमेंट ने जो इस समय लॉकडाउन में बढ़िया प्रयास किया था, बंद किया था। और आदिवासी समाज में एक जो पेय पदार्थ होती है राइस बियर, ये तो सामान्य हेल्थ के लिए सही था, या लोग अपने सामाजिक प्रथा के नियमों के हेतु ये प्रयोग करते हैं। इससे इनके जीवन को तंदुरुस्त रखने की क्षमता और पेट के भूख को मारने की सामर्थ्य भी मिलती है। लेकिन शराब की जो अगर बंदी नहीं होती है सर, तो ये जो हमारे शारीरिक क्षमता को पूरी तरह से तहस नहस कर रहा है। इसलिए सरकारी सहायता की भी अपेक्षा की जाए इन ग्रामीण क्षेत्रों में, झारखंड के क्षेत्रों में, और इनके शिक्षा का भी उपाय किया जाए ताकि ये अपने जीवन को सुधार सके। भोजन शैली में कुछ नए जो आयाम जुड़ रहे हैं और स्वास्थ्य सलाह मिल रहे हैं सरकार से कि किस तरह जीवन शैली को विकसित करना है, इसको इन्हें अपनाना होगा। तभी जाके ये हमारे आदिवासी समाज के लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर सकेंगे और अपने जीवन की आयु को बढ़ा सकेंगे। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी सर। हेलो बात सुन रहे हैं? जी जी, आवाज आपकी आ रही है, हम सुन रहे हैं आपकी बात। आप वो हम हाँ, जी हाँ ठीक है सर। तो मैं बोलना चाहूँगी कि बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक के सारे लोगों को अपने जीवन के जितने भी पड़ाव में हर एक भोजन वस्तु का ध्यान देना होगा और उसके अनुसार से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो बढ़ेगी। बच्चों को कुपोषण से बचाएं। झारखंड के बच्चों को बहुत सारे कुपोषण का भी झेलना होता है जो उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। इसलिए बाल विकास केंद्र और जो माँ हैं, जो बच्चे की माँ बनने वाली होती हैं, उनके लिए सही भोजन की व्यवस्था की जाए झारखंड सरकार के लिए, क्योंकि पुराने प्राचीन तरीके के रहन सहन में माड़ भात से कुछ नहीं हो सकता है सर। अभी की जो सारी चीज़ें मिक्स बनावट की आती हैं, मिलावट है फलों में, खाद्य पदार्थों में, जो जीवन में अपनी शारीरिक क्षमता को विकसित करने के बजाय उसको और भी क्षति को पहुंचाती प्रभावित कर। ठीक है, अब हमारे साथ प्रभाकर तिर्की जी जुड़ गए। प्रभाकर जी नमस्कार। चाय पी सकते हैं आप? चाय पीते हुए बात कर सकते हैं हम लोग। आप चाय पी सकते हैं। क्या हाल चाल, आप ठीक ठाक हैं? एकदम एकदम। आपका रेस्टोरेंट चल रहा है या रेस्टोरेंट इसमें बंद है इस बार? नहीं, रेस्टोरेंट तो बंद है, क्योंकि लॉकडाउन का तो पालन करना पड़ेगा ना। चलिए प्रभाकर जी, अब हम इस बिंदु पर आते हैं। आप उस पर काम कर रहे हैं लगातार। ये जो आदिवासियों का फूड चेन है, जिस तरीके से कई तरह की चीज़ों का आप प्रयोग कर रहे हो, एक मरुआ की भी बात सामने आई। क्या खास है आदिवासी फूड में जिसका जिस प्रचलन को दूसरे समूह के बीच भी ले जाने की जरूरत है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि कोरोना जैसे महामारी के बाद ये चीज़ें सामने आ लगे कि आप प्रकृति के जितने करीब हैं, आप उस तरह की चीज़ों से उतना ही मजबूती के साथ आप लड़ रहे हैं। तो आप क्या सलाह दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये
आदिवासियों का जो फूड है ये पारंपरिक फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, परंपरा से चलती आ रही है, जिसको आदिवासी खान पान के रूप में यूज कर रहे हैं। इसीलिए इसको एथनिक फूड भी बोला जाता है, क्योंकि ये आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। और आज पूरी दुनिया में एथनिक फूड की जो पॉपुलैरिटी है, एथनिक फूड को लेकर पूरी दुनिया में आज जो मांग बढ़ी है ना, ये कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से है कि एथनिक फूड के अंदर में जो फूड वैल्यू है, जिसको हम फूड वैल्यू बोलते हैं, उसके कारण से एथनिक फूड की मांग पूरी दुनिया में बढ़ी है। और उस फूड वैल्यू के अंदर में क्या है, पहली बात तो यह कि न्यूट्रिटिव वैल्यू, पोषक तत्व उसके अंदर में जो विद्यमान है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में सिर्फ 1500 जड़ी बूटी और पौधे हैं जिसका प्रयोग आदिवासी किया करते हैं, और उन 1500 पौधों में करीब 900 पौधों को खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये जो खाना के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पौधे हैं, उनमें पोषक तत्व हैं, उनके अंदर में मेडिसिनल वैल्यू है, और सबसे बड़ी बात कि ये फूड हैबिट है आदिवासियों का। तो इन्हीं कारणों से आदिवासियों के शरीर की जो बनावट है वो बहुत डिफरेंट होती है। उसके अंदर में जो फूड के कारण से उनके अंदर का जो सिस्टम काम करता है वो बहुत डिफरेंट है दूसरे लोगों से। और इस पर कई स्टडी किए गए हैं, शरीर विज्ञान के ऊपर में बहुत सारे स्टडीज हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हैं, और साइकोलॉजिकल स्टडीज हैं, फिजियोलॉजिकल स्टडीज हैं। ये सारी चीजें शारीरिक बनावट के कारण उत्पन्न होती है, और शारीरिक बनावट उनके खान पान के कारण बनता है। तो ये बड़ी विशेष बात है आदिवासियों में। अगर इसको आज के संदर्भ में हम देखेंगे तो मैं बता रहा था कि जब से कोरोना का संक्रमण फैला है, हमारे मजदूर दूसरे दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए चले गए, और यहां भी हमारे मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन जब मजदूरों का आना शुरू हुआ हमारे झारखंड के अंदर में, तो जब जांच की प्रक्रिया शुरू हुई कोरोना की, तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया कि अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी आदिवासियों के ऊपर में कोरोना का संक्रमण अभी तक आया नहीं है। आप झारखंड के विभिन्न जिलों को अगर देखेंगे तो जितने भी आदिवासी जिले हैं, गुमला आदिवासी जिला है, सिमडेगा आदिवासी जिला है, लोहरदगा है, खूंटी है, संथाल परगना के जो आदिवासी इलाके हैं, उन इलाकों में अभी तक कोरोना का संक्रमण फैला नहीं है, और एक भी व्यक्ति उससे संक्रमित नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैंने कहा कि इसके पीछे आदिवासियों का खान पान, एथनिक फूड एक बहुत बड़ी बात है। वो जो प्रयोग करते हैं उसके अंदर में जो शरीर को जिस चीज की जरूरत होती है, शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है, शरीर को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, विटामिन की जरूरत पड़ती है, और आदिवासियों के खाने में ये सारी चीजें प्रचुरता से उपलब्ध है। हम जिन चीजों को खाते हैं, हम जो खाते हैं वो 3 रूपों में खाते हैं। पहला सीरियल है, जिसके अंदर में हम चावल खाते हैं, जिसके अंदर में मड़ुआ खाते हैं, जिसके अंदर में गेहूं खाते हैं, जिसके अंदर में कई तरह के और मकई वगैरह, ये सब सीरियल्स के अंदर में आते हैं, वो खाते हैं। हम अगर सिर्फ चावल की बात करें तो गांवों में ढेकी से कूटा हुआ चावल लोग यूज करते हैं। उसके अंदर में प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में मिलता है उन लोगों को। आज बाजार में राइस ब्रान ऑयल मिल रहा है, और बताते हैं कि राइस ब्रान ऑयल शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। वो वही है जो चावल के भूसे के अंदर से निकलता है। तो जब ढेकी चावल के रूप में यूज करते हैं हमारे लोग, तो उसका जो चावल के ऊपर का लेयर है लाल, वो शरीर के लिए काफी ही पौष्टिक है। और गांव में आप देखेंगे कि जहां अनाज पूरी तरह से नहीं मिलता, खाना पूरी तरह से, तो वहां चावल का पानी ही, माड़ जिसको बोलते हैं, वो भी पी के लोग रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में। मड़ुआ,
साल में लोग मड़ुआ को यूज करते हैं। मड़ुआ के अंदर में दोनों चीजें हैं, पौष्टिक तत्व भी विद्यमान है और उसके अंदर में मेडिसिनल वैल्यू भी है। ये आप देखेंगे कि पूरे राज्य के अंदर में आज भी 60-60% लोग हॉस्पिटल के पहुंच से बाहर हैं। आज जहां शहरों में शुगर जैसी बीमारियां तेजी से फैली हैं, लेकिन गांव में आप देखेंगे शुगर की बीमारी लोगों में नहीं है। लोग मड़ुआ खाते हैं। मड़ुआ के अंदर में शुगर की बीमारी से लड़ने की बहुत बड़ी ताकत है और आज मड़ुआ का आटा लोग बड़े पैमाने पर प्रयोग में ला रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है एल्यूसिन कोराकाना, ये उसका साइंटिफिक नेम है। रागी बोलते हैं कहीं कहीं, हम लोग मड़ुआ बोलते हैं। तो इसको लोग मेडिसिनल यूज में ला रहे हैं। जो विशेषकर शुगर के पेशेंट्स हैं वो इसको मेडिसिनल यूज में ला रहे हैं। आप देखेंगे कोरोना के बारे में जब आप बात करेंगे तो एक बात सामने आई है कि जिनको शुगर है उनको कोरोना का संक्रमण तेजी से उनके ऊपर होता है। तो हमारे यहां शुगर से लड़ने की क्षमता जो मड़ुआ में है, आज वो एक बड़ा कारण है कोरोना के संक्रमण नहीं पहुंचने का। इसी तरह से मैंने जैसे बताया कि 900 प्रकार के पौधे यूज किए जाते हैं सिर्फ खाने में। हम जो चकोड़ साग खाते हैं, जो चकोड़ पूरे एबंडेंट मिलता है, पूरे सभी जगहों पर मिलता है, उसके अंदर में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम शरीर के अंदर में जाता है, वो पौष्टिक आहार के रूप में भी है। पाकर जी, अब हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन हम ये एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जो आदिवासी फूड है या जिस आप औषधीय पौधे की बात कर रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से सरकार गर्भवती महिलाओं के बीच या जो गरीब महिलाएं हैं उनके पोषण की बात कर रहे हैं, आपको ये लगता है, एक सवाल एक पंक्ति में हम आपसे जवाब चाहेंगे कि जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है और जो आज का मेडिकल साइंस है, दोनों का अगर हम साथ लेकर चलें तो हम ये बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं? निश्चित तौर पर दे सकते हैं। हम लोगों ने कई बार सरकार के सामने ये मांग रखी है कि आप अपनी जो नई ये प्रणाली है मेडिकल सिस्टम को आप चलाइए, लेकिन जो आदिवासियों का जो मेडिकल सिस्टम है और उनका जो फूड है उसको उसमें इन्वॉल्व करके अगर आगे बढ़ा जाए तो हम 100%, 100% लोगों के बीच में हम पहुंच सकते हैं और जो कुपोषण है उससे हम लोगों को दूर कर सकते हैं। हम लोगों ने मांग रखी है। प्रभाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और आपका इस ज्ञानवर्धन का हम भी हिस्सा बनते रहते हैं जब हम रांची पहुंचते हैं। फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे, हम आपके पास जरूर आएंगे। इस चीज़ों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम चलते चलते जमशेदपुर चलते हैं जहां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिंज साहब। मिंज, एक आखिरी सवाल आपसे भी कि जो आदिवासी का ट्रेडिशनल फूड है और जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि पौष्टिक आहार भी मिलना चाहिए, आपके अनुसार आदिवासी वो कौन सा फूड है और जो आधुनिक जो चीज़ें बदल रही हैं, दोनों को साथ ले जाने की जरूरत है? क्या आपको भी लगता है कि दोनों, जो मेरा पुराना ट्रेडिशनल चीज़ रहा है और जो आधुनिक चीज़ें हैं, दोनों अगर हम साथ लेकर चलें तो एक बेहतर झारखंड, एक बेहतर भारत बन सकता है? जी सर, बन सकता है। इसकी आवश्यकता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें परिपूर्ण नहीं हैं जो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त हो। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को विटामिन की गोलियां और कुछ उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट और फूड प्रोवाइड करना चाहिए, बच्चों के लिए भी, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो। यहाँ झारखंड के क्षेत्रों में संसाधनों का कुप्रभाव देखा जा सकता है सर। यूरेनियम वगैरह की वजह से लोग काफ़ी विकलांग भी पैदा हो रहे हैं। तो इन सभी से सरकारी बचाव सहायता मिलनी चाहिए। लोगों को सही शारीरिक विकास हो, सही सर्वांगीण विकास हो, उनका बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, ज्ञान के क्षेत्र में वे बढ़ें और जो आधुनिकता की छाप है, आधुनिकता की ओर बढ़े जरूर, लेकिन अपनी प्राचीनतम शैली की जो आहार प्रणाली है उसे ना त्यागे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ी हुई थी मिंज और बाकी जगहों से भी लोग हमारे साथ जुड़े। और चलते चलते ये बड़ी बात है जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो चीज़ें हम महसूस कर रहे थे कि जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है या जिस जो संस्कृति हमारी रही है और जो आधुनिक संस्कृति है वो ये रहा है, हम पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, नए चीज़ों को हम स्वीकार करते जा रहे हैं। समस्या यही है। हम दोनों के बीच अगर समन्वय स्थापित करें, कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर हो, तो हम लाइफ स्टाइल में भी
बदलते रहेंगे आज के जरूरतों के अनुसार, और हम अपने अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी हम बनाए रख सकते हैं। ये एक बड़ी बात है कि जो हमारे दादी अम्मा के समय के उस दौर से पहले से जो चीज़ें सामने आ रही है उसको भी हमें अपनाने की जरूरत है। आप इस मेडिकल साइंस के भरोसे आप बहुत इन तरह की चीज़ों को आप हर गांव में कहाँ से आप डॉक्टर ला सकते हैं, लेकिन हर गांव में एक क्वेक है, एक दादी अम्मा है जो रोजाना इलाज करती रहती है। उस इलाज को भी प्रमोट करने की जरूरत है। कभी हमने सैम पित्रोदा, जो आप इस मोबाइल के युग की बात करें, बिहार देश में उनकी एक बड़ी भूमिका है। वो 13-14 भाई बहन थे, और वो उन्होंने कहा हमारी माँ जब हमें जन्म दी तो उसी प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में हमारी दादी और दादी की दादी दी हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि उस प्रोसेस को आप छोड़ दीजिए और आप आधुनिक प्रोसेस को अपनाएं। और इतनी बड़ी आबादी के बीच अगर हम दोनों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं तो हमें लगता है कि कोरोना जैसे महामारी से भी हम बाहर निकलने में अपने आप को सक्षम होंगे। साथ ही आने वाले समय में जो स्वास्थ्य पे जो इतनी बड़ी राशि खर्च हो रही है, इतने लोग जो बीमार हो रहे हैं, हमें लगता है कि उससे भी हम बाहर निकल सकते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ आप समझ से मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।